अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड टॉपिक वाइज जो हमारी एक्सरसाइज आती हैं हमने उनके सोल्यूशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हाउ कैन यू डिराइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। आप रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह से डिराइव करते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है नंबर ए पे। आप लिखोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ताकि आपका रिएक्शन फेवर करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बने। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को रिमूव करते जाओ। आप प्रोडक्ट्स को रिमूव करोगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपकी जो डायरेक्शन है वो रिएक्शन फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और आपको प्रोडक्ट्स देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इंक्रीज़ कर दोगे प्रेशर को। अब आप प्रेशर इंक्रीज़ कब करते हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हों देन द प्रोडक्ट से। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था कि आप प्रेशर इंक्रीज़ कब करते हो, डिक्रीज़ कब करते हो, और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब नहीं होता, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है आपका रिएक्शन फेवर करेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बने। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड आए तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दोगे। अब रिएक्टेंट कम हो गए हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। आप रिएक्टेंट को रिमूव कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट बैक हो जाएंगे रिएक्टेंट्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप प्रेशर डिक्रीज़ करोगे अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो फिर आपके पास प्रोडक्ट नहीं बल्कि रिएक्टेंट बनेंगे। आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जो आपके रिएक्शन है वो फेवर करेगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, हमारे मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके ऑलमोस्ट इस चैप्टर के वो इसी जो कॉन्सेप्ट पे लाइक करते हैं कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, बैकवर्ड कब जाएगा, आपको प्रोडक्ट ज़्यादा कब मिलेंगे, रिएक्टेंट कब आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लोगे तो फिर आपके लिए ईजी होगा कि आप जो है वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप ईजिली जो है वो याद कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, इंग्लिश है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपको सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा, आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चेंज व्हेन द सिस्टम अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टूडेंट्स कैसे आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट चेंज होते हैं जब आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट कैसे चेंज होते हैं इसको आपने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर लिखोगे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या होगा। बिगनिंग में आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई होगा क्योंकि जल्दी से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही हैं, आपको प्रोडक्ट दे रही हैं, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हाई होता है स्टार्टिंग में आपके पास। तो उसके बाद स्टूडेंट्स स्लोली क्या होगा, जो आपके पास रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो कंज्यूम हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आफ्टर सम टाइम आपका फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचे तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए बैकवर्ड रिएक्शन तो इनिशियली बिल्कुल जीरो होगा क्योंकि अभी रिएक्टेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया, प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाए, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज़ होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, और सम टाइम कुछ देर के बाद ही आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो हाई हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब इक्विलिब्रियम आ गया है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल हो गए हैं, कोई भी नेट चेंज नहीं आ रहा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और जो बैकवर्ड रिएक्शन रेट है वो इस तरह से चेंज होते हैं जब सिस्टम क्या आ जाता है, सिस्टम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, सिस्टम ने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया है, तो इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चेंज होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ग्राफ भी दिखा देती हूँ, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में उस ग्राफ को भी ड्रा करना है। सो स्टूडेंट्स
ये वाला आपने जो ग्राफ है ये आपने ड्रा करना है, वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट लेना है, एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली में फॉरवर्ड रिएक्शन रेट हाई था, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, ये स्लो हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल जीरो था, निग्लिजिबल था, ना होने के बराबर था, लेकिन स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप हुआ है। और स्टूडेंट्स देखिए जहाँ पे जो कर्व है वो मीट कर रही हैं वो पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गए हैं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने कैटालिस्ट का इफेक्ट लिखना है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस तरह से कैटालिस्ट जो है वो किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 88 पे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। आप ऊपर ये हेडिंग लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे यूज़ ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए वो कहते हैं कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है, रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए हैं, तो कैटालिस्ट क्या करेगा, कैटालिस्ट इंक्रीज करेगा बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी एंड बैकवर्ड रिएक्शन को भी। सो स्टूडेंट्स वो कहते हैं, सो इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टूडेंट्स असल में कैटालिस्ट करता क्या है, ये टाइम को कम करेगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो जल्दी से आ जाएगी। ये दोनों को स्पीड अप करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी। स्टूडेंट्स इसमें आप ये एग्जांपल लिख दोगे, PCl5 कन्वर्ट होके ब्रेकडाउन होके डिकम्पोज होके आपको क्या दे रहा है, PCl3 + Cl2। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, पेंटामीन के इसमें 5 जो हैं वो क्लोरीन के एटम है, इसलिए इसको आपने लिखा है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स देखिए वो डिकम्पोज हुआ है PCl3 + Cl2। तो स्टूडेंट्स ये आप 7 एग्जांपल लिख दोगे। इसके बाद लास्ट में आप मैंने पेंसिल से एक लाइन लिखी है, आप इसको लिख लोगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑल दो कैटालिस्ट डोंट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बट दे स्पीड अप द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप इसमें ये लाइन लिख दोगे, ऑल्दो कैटालिस्ट जो है वो चेंज नहीं करता आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को, लेकिन ये स्पीड अप करता है आपके फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो जल्दी से अटेन हो जाए। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन। जी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो आपको ये कह रही हैं कि किस तरह से आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को फोर्स करते हो कि वो कंप्लीशन की तरफ जल्दी जाए, मीन्स कि उसमें जल्दी से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके लिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले लिखोगे पॉइंट नंबर 1, आपने रिमूव करना है प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली। अब स्टूडेंट्स रिमूविंग प्रोडक्ट्स हम क्यों कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिमूविंग 1 और मोर प्रोडक्ट्स कैन डिराइव रिएक्शन फॉरवर्ड। यानी कि अब पहले हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देखिए डिस्कस किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि जब आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को रिमूव करते जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, आपको प्रोडक्ट्स देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इंक्रीज़ करनी है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को, तो फिर भी आपका रिएक्शन जो है वो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट पहले ये पॉइंट लिखना है, सेकंड आपने इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये आपने इसमें लिखना है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एडिंग मोर रिएक्टेंट कैन पुश इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। जी स्टूडेंट्स थर्ड आप लिखोगे चेंजिंग द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे एडजस्टिंग। आप ये दोनों जो पॉइंट में मैंने एक में ही लिख दिए हैं, चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखिए मैंने आगे लिख दिया है एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे एडजस्टिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस दैट फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि स्टूडेंट्स उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं दिया, तो इसके लिए जस्ट आप लिख दोगे कि आप ऐसी कंडीशंस को फेवर, ऐसे आप कंडीशन रखें जो फेवर करें फॉरवर्ड रिएक्शन को, क्योंकि स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है कि हमें पता चले कि इसमें जो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो इसमें आप जस्ट फिर एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि आपने इस तरह का प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट करना है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी कि कंप्लीशन की तरफ जाए। और स्टूडेंट्स लास्ट हम इसमें ये देख लेते हैं कैटालिस्ट को। जी स्टूडेंट्स इसमें आप हेडिंग दोगे यूज़ कैटालिस्ट, यानी कि आपने कैटालिस्ट यूज़ करना है। और स्टूडेंट्स इसमें आप यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लिख दोगे कि कैटालिस्ट इंक्रीज़ करता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस को, तो इसलिए आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आपके पास जो है वो जल्दी अटेन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब आपने टेम्परेचर चेंज करना है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी उन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं दिया। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लें अमोनिया की एग्जांपल लेके, जिसमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट और आपको क्या देते हैं, अमोनिया यानी कि 2NH3। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये बैकवर्ड है किस एंडोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर को, अगर आप इसको मज़ीद टेम्परेचर दोगे तो ये एंडोथर्मिक हो, मतलब कि ये बैकवर्ड आएगा। अगर आप, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सो है, हीट रिलीज़ करता है, तो आपको ज़्यादा अमोनिया मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है। अब अगर इस स्टेट पे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। देखिए डेल्टा एच रिएक्शन, इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। दिस मीन दैट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग N2 इज हायर देन दैट ऑफ अमोनिया। तो इसमें जो आपके पास वो प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो आपके पास जो हीट रिलीज़ होती है, तो आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर दोगे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो वो पुश करेगा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन शो होगा। और स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे अगर आप डिक्रीज़ करोगे टेम्परेचर को, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट को रिलीज़ करके आपके पास अमोनिया बना है, तो अगर आप टेम्परेचर को ऑलरेडी कम कर दोगे तो आपका जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इफेक्ट है टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर किसी भी रिएक्शन के। तो स्टूडेंट्स हमने एक जनरल एग्जांपल से समझ लिया अमोनिया की। अब अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आएगी जिसमें आपके पास जो रिएक्शन है वो एंडो या एक्सो होगा, तो फिर आप इजीली लिख सकोगे कि अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे, और अगर आपका रिएक्शन एक्सो है फॉरवर्ड में और अगर आप उसको हीट दोगे तो फिर वो बैकवर्ड जाएगा, यानी कि एंडोथर्मिक होगा और आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। स्टूडेंट्स आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा मेरी वीडियो से आप इसको देखिएगा, 2-3 बार आप इसको समझिएगा। तो स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आपको समझ ना आए कि किस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको एक दफ़ा समझा दूँगी कि किस तरह से जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमने अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है कि आपने कॉपर सल्फेट का इफेक्ट देखना है हीट का, यानी कि आप हीट करो कॉपर सल्फेट को, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को, यानी कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये साल्ट कलर क्यों है, और जब आप इसको इसमें से वाटर रिमूव करते हो हीटिंग, जब आप इसको हीट करोगे पानी ऑब्वियसली रिमूव हो जाएगा, तो ये कलर लॉस क्यों कर देता है अपना। स्टूडेंट इसका आंसर आप लिखोगे, सबसे पहले इसमें आप लिखोगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें जो है वो .5H2O हैं, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं इसके। अब स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ हीट क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाटर को लॉस करेगा, कलर चेंज होगा। कलर चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि जो हाइड्रेटेड फॉर्म में जो Cu2+ आयन है वो सराउंड हुए थे वाटर मॉलिक्यूल से। जब आप इसमें इसको एनहाइड्रस बनाओगे, मीन्स के डिहाइड्रेशन कराओगे, इसके पानी को रिमूव कराओगे, तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये रीज़न क्या है कि इसका कलर क्यों शो होता है, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशंस होती हैं। तो स्टूडेंट Cu2+ आयन की जब आप इसकी डिहाइड्रेशन कराओगे, इसके क्रिस्टल का कलर बिल्कुल, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफेक्ट होंगी एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर। और स्टूडेंट जब आप इसमें से वाटर को लॉस करवाओगे तो इसका फिर क्या इफेक्ट होगा, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कलर, तो इसका कलर जो है वो लॉस हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप रीज़न लिखोगे ब्लू कलर क्यों है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन की वजह से, इसमें जो है वो डी ऑर्बिटल्स की ट्रांजिशन होती हैं, इस वजह से आपको ये कलर्ड फॉर्म में नज़र आता है। और अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करवाओगे, इसमें से वाटर को लॉस करवाओगे, तो फिर इसकी ट्रांजिशन इफेक्ट होंगी, इसके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और फिर ये कलर ब्लू जो कलर है वो शो नहीं करेगा। स्टूडेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन है, अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है, तो आपने ऐसी कंडीशन रखनी है कि आपके पास मैक्सिमम अमोनिया बने। तो स्टूडेंट्स ये मैं शॉर्ट वीडियो में आपके साथ इसका कंप्लीट आंसर शेयर कर दूंगी, आपको समझा भी दूंगी, क्योंकि आपको समझ तो आ गया कि आप किस तरह से जो कंडीशन कौन सी रखोगे तो आपके पास ज़्यादा अमोनिया बनेगा, यानी कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना चाहिए, फिर ही आपके पास अमोनिया जो है NH3 की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये मैं शॉर्ट वीडियो में आपके साथ इसका आंसर शेयर कर दूँगी। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।